ठीक है। तो दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट प्रीवियस लेक्चर। और अब हम पढ़ते हैं कि मतलब बायोमैकेनिक्स ऑफ बून के बारे में पढ़ते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो पहले हम ये पढ़ते हैं कि इन्फ्लुएंस ऑफ मसल एक्टिविटी ऑन स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन बून। कि बून पे तो स्ट्रेसेस आते हैं, ठीक है, पर मसल का क्या रूल है कि बून पे जो स्ट्रेसेस आते हैं इसमें मसल का क्या रूल है। मतलब मसल जो एक कंट्रक्टाइल टिश्यू है जो बोन के साथ अटैच है, इसका क्या रूल है। जो लोड्स आते हैं बोन पर, तो कि जब भी बोन्स पे लोड आता है, यानी कहीं भी बोन्स पे लोड आ जाता है, तो मसल कंट्रैक्शन करती है। और इसके वजह से जो बोन पे लोड्स आते हैं, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है बोन पर लोड की वजह से, उसको चेंज करने के लिए मसल क्या करते हैं, कंट्रैक्शन में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप वॉक करते हैं, ठीक है, तो इस वक्त तो मतलब बोन पे स्ट्रेस आ जाते हैं। तो स्ट्रेसेस को प्रिवेंट करने के लिए या स्ट्रेसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोन को अल्टर स्ट्रेसेस की डिस्ट्रीब्यूशन को अल्टर करने के लिए मसल क्या करते हैं, कंट्रैक्शन करते हैं। तो अब क्या बात इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो मसल कंट्रैक्ट करते हैं, इट डिक्रीज और एलिमिनेट द tensile stresses on the bone by producing compressive stresses that utilize it either partially or totally। अगर बून पे टेंसाइल स्ट्रेसेस आते हैं, कौन से स्ट्रेसेस, टेंसाइल स्ट्रेसेस आते हैं, तो मसल के कंट्रैक्शन के वजह से बून पे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ जाएंगे और उस टेंसाइल स्ट्रेसेस को न्यूट्रलाइज करेंगे, या तो पार्शियली या टोटली। इसी तरह ये आप एग्जांपल देख सकते हैं, आप इधर देख रहे, ये एक एग्जांपल दिया हुआ है कि रिप्रेजेंट द लेग ऑफ अ स्काइयर हु इज फॉलिंग फॉरवर्ड सब्जेक्टिंग द टिबिया टू बेंडिंग मोमेंट। एक स्काइयर है, वो ही इज फॉलिंग फॉरवर्ड। तो जब वो फॉलिंग फॉरवर्ड करता है तो इंटीरियरली उसकी जो टिबिया है वो बेंडिंग मोमेंट में चली जाती है। जो टिबिया है इसका, वो बेंडिंग की तरफ चली जाती है। तो इसमें तो इसको कंपेंसेट करने के लिए उसकी पोस्टीरियरली जो मसल है, जो ट्राइसेप्स सोराई मसल है, वो क्या करते हैं, पोस्टीरियर साइड से इस पे मतलब इंटीरियरली तो इस पे टेंसाइल स्ट्रेसेस आते हैं, ठीक है। पोस्टीरियरली जो ये मसल है, ये कंट्रैक्शन करती है और इसकी वजह से इस पे कंप्रेसिव फोर्सेस आ जाती है। तो इस टेंसाइल स्ट्रेसेस को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अच्छा, फिर क्या है। अब ये दूसरा एग्जांपल है कि जब हम लेट सपोज ड्यूरिंग लोकोमोशन, तो नेक ऑफ द फीमर जो है, इस पे कौन सी बेंडिंग मोमेंट्स आ जाती है, टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो जाती है ऑन द नेक ऑफ द फीमर। तो प्रोड्यूस ऑन द सुपीरियर कॉर्टेक्स यहाँ पे, ठीक है ना। तो एज अ रिजल्ट क्या हो जाता है कि ग्लूटियस मीडियस मसल जो है, वो ग्रेटर जो टू कंटर के साथ इसकी अटैचमेंट हुई होती है, जो हेड ऑफ द फीमर है इसके साथ। तो फिर क्या हो जाते हैं, ये बेंडिंग की वजह से, लोकोमोशन की वजह से नेक ऑफ द फीमर पर टेंसाइल फोर्सेस आ जाते हैं। उसको कंपेंसेट करने के लिए मसल कंट्रैक्शन में चले जाते हैं, मसल कंट्रैक्शन करते हैं और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डालते हैं, ताकि इस टेंसाइल स्ट्रेस को क्या करे, न्यूट्रलाइज करे। तो यही होता है कि द मसल कंट्रैक्शन अलाउ द femoral leg टू सस्टेन हायर लोड देन वुड अदरवाइज पॉसिबल। तो मसल की कोशिश होती है कि वो बून पे जो फोर्सेस आते हैं उसको न्यूट्रलाइज करे। अगर टेंसाइल स्ट्रेसेस आते हैं तो मसल क्या करेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस अप्लाई करेगा, तो इन दोनों को, ताकि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करे और बून पे जो लोड्स आते हैं उसको अल्टर करे, उसको मिनिमाइज करे, उसको बेंडिंग से, उसको फ्रैक्चर से बचाने के लिए इस तरह करते हैं। फिर जो है स्ट्रेट रेट डिपेंडेंसी क्या होती है कि आपको अगर याद हो, स्ट्रेट रेट डिपेंडेंसी एंड बून, कि बून के जो चेंजेस आते हैं बून में, उसको किस तरह वो डिपेंड करते हैं और डिपेंडेंसी रेट कैसी है। तो बून एक वेस्को इलास्टिक मटेरियल है और इसकी जो बायोमेकेनिकल बिहेवियर है वो वेरी करते हैं।
किस तरह वेरी करते हैं? जो बायोमैकेनिकल रिस्पांस शो करती है, बिहेवियर जो बिहेवियर बून शो करती है, वो डिपेंड करते हैं कि बून पे लोड जो है किस रेट के साथ है। लोड ज्यादा आते हैं, बार बार आते हैं, या लोड बहुत जल्दी आप रिमूव करते हैं, तो इसकी वजह से बून जो है वेरी करते हैं, उसके बायोमैकेनिकल बिहेवियर भी वेरी करते हैं। तो इस तरह डिपेंड करते हैं लोड के अप्लाई पर कि लोड ज़्यादा अप्लाई हुआ, लोड आपको आपने ज़्यादा जल्दी रिमूव किया, तो बून क्या रिस्पॉन्स शो करता है। तो कहते हैं कि बून एक स्टेपर टिश्यू है, और ये कोशिश होती है कि वो अपने मतलब फ्रैक्चर से बचाने की कोशिश करती है। और दूसरी बात ये होती है कि बून एक दूसरी सलाहियत इसमें ये भी होती है कि bone also stores more energy before failure at higher load stress। ये लोड आते हैं, ये बून जो है एनर्जी को स्टोर करते हैं, ताकि ये एनर्जी मतलब उसको फ्रैक्चर से बचाए, उसको मतलब कोई ऐसी इसमें चेंजेस आते हैं, मतलब उसको फ्रैक्चर से बचाने के लिए ये एनर्जी स्टोर करने की सलाहियत भी बून। तो इन जनरल, तो जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं, इन जनरल व्हेन एक्टिविटी बिकम मोर स्ट्रेनियस, द स्ट्रेन रेट इंक्रीजेस। अगर आप ज्यादा एक्टिविटी कराते हैं, एक स्ट्रेनियस एक्टिविटी कराते हैं, कोई हैवी एक्टिविटी कराते हैं, तो जो स्ट्रेन रेट है, जो चेंजेस आते हैं बोन में, तो वो बढ़ जाते हैं। और ये रेट ऑफ डिपेंडेंसी पर कॉर्टिकल बोन में जो है 5 टाइम्स इसकी ज्यादा है। एट 5 स्ट्रेन रेट, इसका जो 5 जो स्ट्रेन रेट है इस वहाँ पे एट 5 स्ट्रेन रेट है। और वो जो स्टेपनेस है जो और स्ट्रेंथ है, वो इंक्रीज करते हैं कंसेप्चुअली एट इंक्रीज स्ट्रेंथ। जितनी भी स्ट्रेंथ रेट बढ़ जाती है, इसके साथ जो है बून की स्टेपनेस और स्ट्रेंथ भी जो है कॉर्टिकल बून की वो बढ़ जाता है। अच्छा, ये एक रिसर्च के मुताबिक कहते हैं कि द डेटा इंडिकेट दैट बून इज अप्रोक्सीमेटली 30% स्ट्रॉन्गर फॉर ब्रिस्क वॉकिंग देन फास्ट वॉकिंग। अगर एक बंदा वॉक करता है, एक ब्रिस्क वॉक होती है, ब्रिस्क वॉक का मतलब है कि अबाउट 100 स्टेप, मतलब 100 मीटर पर मीटर, जब आप इसके साथ या 100 मीटर पर सेकंड के साथ आप वॉक करते हैं, तो इसको हम मतलब क्या इसको कहते हैं, इसको ब्रिस्क वॉक कहते हैं। कि ब्रिस्क वॉक में आपका बोन जो है इट शो 30% स्ट्रॉन्गर, मतलब 30% स्ट्रॉन्गर होते हैं देन फॉर स्लो वॉकिंग। बोन इज अप्रोक्सीमेटली 30% स्ट्रॉन्गर फॉर ब्रिस्क वॉकिंग देन फॉर स्लो वॉकिंग। अगर हम एट वेरी हाई स्ट्रेन रेट 1 ग्रेटर देन 1 पर सेकंड रिप्रेजेंटिंग इम्पैक्ट ट्रॉमा, द बोन बिकम्स मोर। अगर हम इसको ज्यादा बढ़ा दें इससे, तो फिर चांसेस है बोन की ब्रिटल बिकम बोन बिकम मोर ब्रिटल। अगर एट वेरी हाई स्ट्रेन रेट इन ग्रेटर देन 1 पर सेकंड रिप्रेजेंट इम्पैक्ट ट्रॉमा, बोन में फ्रैक्चर आ जाती है अगर स्ट्रेन को ज्यादा बढ़ा दे। और the loading rate is clinically significant because it influences both fracture pattern and amount of soft tissue। और अब ये देखिए, जो बून पे लोड आती है, ये क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एड्स की वजह से अगर लोड ज्यादा आते थे, एक खास गलत पैटर्न से आते हैं, तो फिर क्या करेगा, बून में फ्रैक्चर करेगा, सॉफ्ट टिश्यू को डैमेज करेगा। तो यही इसका ये रिस्पॉन्स है। अगर लोडिंग जो है हाई रेट का हो, तो फिर क्या ग्रेटर एनर्जी स्टोर कैन नॉट डिसिपेट रिली। अच्छा, अब देखिए, मैंने पहली बात की कि बोन जो है अप टू सर्टेन लेवल इट कैन स्टोर द एनर्जी आप लोड इज अप्लाइड ऑन द बोन। तो अगर ये लोड इतने हाई रेट के साथ हो, जो कि बोन जो है वो एनर्जी को मतलब जो स्टोर करते हैं, वो कैन नॉट डिसिपेट रेपिडली, वो डिसिपेट नहीं करता, तो वो क्या करेगा, एक सिंगल क्रैक को बचाने के मतलब वो सिंगल क्रैक आ सकते थे। और कहते हैं कि अगर द ग्रेटर द एनर्जी स्टोर कैन नॉट डिसिपेट रेपिडली एनफ टू अ सिंगल क्रैक, ठीक है ना। तो फिर एक सिंगल क्रैक अगर बन जाती है, लेट्स सपोज इनके इतने लोड ज्यादा हो गए बोन पे, ताकि फिर तो एक सिंगल क्रैक जो है वो उसको मतलब कंपेंसेट नहीं कर सकता। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, एक एंड कम्बिनेशन ऑफ बोन एक्सटेंसिव सॉफ्ट टिश्यू डैमेज, ठीक है, अगर लोड ज्यादा बढ़ जाती है बोन पर।
इन्फ्लुएंस ऑफ बून। अच्छा, अभी हम पढ़ते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ बोन। इससे पहले हम पढ़ते थे कि इन्फ्लुएंस ऑफ मसल। तो मसल का क्या रोल है बोन पे, जो मतलब लोड आते हैं, तो मसल क्या करता है इसको। अभी पढ़ते हैं कि मतलब बोन की जो अपनी ज्योमेट्री है, जो बोन की अपनी ज्योमेट्री है, वो क्या मैकेनिकल बिहेवियर में इसका क्या रोल है। तो कहते हैं कि ज्योमेट्री ऑफ बोन जो है वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस करते हैं इसकी जो मैकेनिकल बिहेवियर है बोन की। तो जितना ही बूंद जो है वो बड़ा हो जाता है, लार्जर द एरिया, बूंद का एरिया जितना बड़ा इंक्रीज हो जाता है, मतलब लार्जर द एरिया तो स्ट्रॉन्गर द बूंद एंड स्टेपर द बूंद विल बी। तो फिर अगर बेंडिंग में द बूंद द क्रॉस सेक्शनल एरिया, अब देखिए बात देखिए कि जो बेंडिंग होती है, बेंडिंग बूंद की मतलब ऐसे लोड्स आते हैं जो बूंद को कम बेंडिंग की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोन टिश्यू जो है एक अराउंड द न्यूट्रल एक्सिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दो चीजें, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, दूसरा जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोन टिश्यू अराउंड अ न्यूट्रल एक्सिस। ये एक अच्छा रोल प्ले करते हैं बोन बेंडिंग के दौरान, एक अच्छा रोल प्ले करते हैं बेंडिंग से बचाने। तो कैसे अब देख लेते हैं, ठीक है, कि द क्वांटिटी दैट टेक्स इनटू अकाउंट दीस टू फैक्टर्स इन बेंडिंग इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं। तो ये जो हमने बात की कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोन टिश्यू एंड और दूसरा क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया अराउंड द न्यूट्रल एक्सिस, इसको हम कहते हैं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जिस बोन का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो, इसका मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा हो, इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोन टिश्यू वो अराउंड न्यूट्रल एक्सिस मतलब इक्वली अरेंज हुए हो, तो फिर इसका जो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो बड़ा होगा, और वो बोन जो है इट विल बी स्ट्रॉन्गर और इट विल बी स्टेपर। तो अच्छा, ये आप देखिए, ये डायग्राम आप देखिए, इस डायग्राम को आप देखिए, यहाँ पे तीन बीम्स ऑफ इक्वल एरिया बट डिफरेंट शेप्स। इनकी एरिया इक्वल है लेकिन शेप जो के है वो डिफरेंट है। तो द एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर बीम वन के लिए जो एरिया है वो के शाबाश 4/12 है। फॉर बीम टू के लिए जो मोमेंट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 16/12 है। और जो बीम थ्री है, इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या है, 64/12 है। तो जैसा ही एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, वैसा ही क्या हो जाता है, बूंद जो स्ट्रांग हो जाती है, बूंद जो स्टेप हो जाती है। अब सिंपल ये बात है कि लार्जर द बोन, greater the cross sectional area of the bone, stronger will be the bone, stronger will be the bone. फिर जो है, अच्छा, इन बेंडिंग, अब बेंडिंग की तरफ आते हैं। अब ये देखिए, जो बीम थ्री था, बीम थ्री का क्या रूल है बेंडिंग में, अब देखिए। In bending, beam 3 is smallest of the three and can withstand the highest load because the greatest amount of material is distributed to the distance from the neutral axis. यहाँ पे जो न्यूट्रल एक्सिस से इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज्यादा है। Because of its large area moment of inertia, beam 3 can withstand 4 times more load in bending than beam 1. तो जितना ही मतलब एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बूंद का बढ़ जाता है, और तो फिर जो है बूंद स्ट्रांग हो जाती है, और उसके मतलब जो बेंडिंग फोर्स, बेंडिंग के लिए फिर ज्यादा लोड चाहिए ताकि बूंद को बेंडिंग फ्रैक्चर कराए, मतलब बूंद को बेंडिंग की तरफ कराए, ठीक है। इसी तरह, सर जी जी, सर जैसे बीम 3 में उसका एरिया ज्यादा है बीम 1 से ना, हम्म, तो सर उतनी बॉन्ड स्ट्रॉन्गर उतनी होगी। हाँ ना, तो ये कहते हैं कि बीम थ्री में एरिया ज्यादा है, तो मोमेंट, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब बढ़ जाते हैं तो बोन और भी स्ट्रांग हो जाती है। तो बोन पे जो बेंडिंग फोर्सेस आते हैं, उसको इट शो मोर स्ट्रेंथ, इट शो मोर रिजिडिटी, इट शो मोर स्ट्रेंथ। सर क्या मतलब एरिया ज्यादा है? अच्छा, मैं सिंपल आपको बता दो, ठीक है, कि लेट्स सपोज, ठीक है, इसके बाद थर्ड जो फैक्टर है लेंथ ऑफ द बून, लेंथ ऑफ द बून का भी रूल है
स्टेपनेस में और स्ट्रेंथ में इन बेंडिंग। द लॉन्गर द बोन द ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग मोमेंट कॉज्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ। अब ये तो अब देखिए, बोन जितना लंबा हो जाते हैं तो इसका जो मोमेंट ऑफ, आप पहले मोमेंट आर्म कंसिडर करें, तो इस पे जो ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग मोमेंट, तो फिर बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होगी। अब इसकी बेंडिंग मोमेंट फिर ज्यादा होगी, मतलब बून का जो स्ट्रेंथ है एज कम्पेयर टू जो वो लार्ज बून था, जो टेक बून था, अगर एक तरफ छोटा बून है और एक तरफ लंबा बून है, तो जो छोटा बून है एज कम्पेयर टू जो लंबा बून है, इसकी इसके बनस्बत जो है वो थोड़ा सा वीक है, इसकी स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम है इसके से। अब ये सर आप ये देख, बेंडिंग फोर्सेस कैसे ज्यादा होंगे? जी बेंडिंग फोर्सेस। अब ये फिगर आप 240 में आप देख लिए कि इससे दो बोन्स कंसिडर कर लिया, आपके दो बीम है हमारे साथ, ठीक है। किस तरह जो लेंथ का रूल है टुवर्ड्स द बेंडिंग फोर्सेस, एक बीम जो है छोटा है, इसका ये सेंट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस है, दूसरा जो है बीम टू है, इसका ये न्यूट्रल एक्सिस है। दोनों पे मतलब दोनों की इंच पर जो आप लेट्स सपोज स्ट्रेसेस अप्लाई हो जाती है, ठीक है। इसका जो मोमेंट आर्म है वो ज्यादा है, बड़ा है, इसका मोमेंट आर्म कम है। तो आपने अगर पढ़ा है टॉर्क में, जो वहाँ पे कहते हैं कि ग्रेटर द मोमेंट आर्म लेसर द फोर्स विल बी रिक्वायर्ड, मतलब ज्यादा टार्क प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे आप अगर देखें मोमेंट आर्म कम है, तो ज्यादा स्ट्रेसेस चाहिए इसको बेंड करने के लिए, इसमें टार्क प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर थोड़ा सा स्ट्रेस चाहिए इसमें टार्क प्रोड्यूस करने के लिए, इसको बेंड करने के लिए, क्योंकि इसका जो मोमेंट आर्म है वो बड़ा है। तो यही बात है, ठीक है। इसी तरह तो यही कहते हैं, बिकॉज ऑफ देयर लेंथ द लॉन्ग बोन्स ऑफ द स्केलेटन आर सब्जेक्टेड टू हाई बेंडिंग मोमेंट्स, देयरफॉर टू हाई टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। जितनी बोन की लेंथ बढ़ जाती है बेंडिंग मोमेंट्स को, दे आर मोर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट्स। तो इसलिए therefore their tubular shape gives them the ability to resist bending moments in all direction। इसका जो tubular shape है bone का, वो resistance शो करते हैं all direction में। These bones have large area moment of inertia because much of the bone tissue is distributed at a distance from the neutral axis। तो फिर क्या उसकी, अगर बून जो है लंबा है, तो इसका इसके साथ कहते हैं कि जो बोन टिश्यू की जो डिपोजिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी बढ़ जाते हैं न्यूट्रल एक्सिस के अराउंड, ताकि रेजिस्टेंस ज्यादा शो करे। और the factor that affect the bone strength and stillness in torsion are the same that operates in bending। जो जिस तरह बेंडिंग फोर्सेस में बून अपना बिहेवियर शो करता था, सेम इज द केस विद टॉर्जनल फोर्सेस। जो टॉर्जनल फोर्सेस है, जो ट्विस्टिंग फोर्सेस है, तो इसमें भी इस तरह ये रिस्पांस शो करते हैं जिस तरह बेंडिंग में। The cross section area and the distribution of bone tissue around the neutral axis का the quantity that take into account these two factors and torsional loading is the polar moment of inertia। अब अहम चीज जो है वो क्या है कि moment of inertia है कि greater the polar moment of inertia of the bone, stronger will the bone and stiffer will be the bone। अब यही बात है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगी बोन की जो टिश्यू डिपोजिशन है अराउंड द न्यूट्रल एक्सिस वो इक्वल होगी, तो बोन का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बड़ा होगा, बोन विल बी स्ट्रॉन्गर। अच्छा, अब ये आप देख ली, शो डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल क्रॉस सेक्शनल ऑफ द टिबिया सब्जेक्टेड टू टॉर्नल लोडिंग, although the proximal is slightly smaller bone area than those of distal, it is much higher polar moment of pressure because much of the bone tissue is still resistant। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आप देख ली, ये वाला देख ले और ये वाला देख ले, ठीक है। अब इधर आप देख ले, यहाँ पे जो बोन डिपोजिशन है वो ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे बोन जो है थोड़ा सा थिन है, और यहाँ पे थिक है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो ज्यादा है, और जो न्यूट्रल एक्सिस है इसके इर्द गिर्द जो है बोन की जो डिपोजिशन है वो ज्यादा है। तो जब ज्यादा है तो that's why it will show more resistance, it will be stronger towards and show more resistance toward the torsional। अच्छा, when bone begins to heal after fracture, the callus significantly increases। अच्छा, जब फ्रैक्चर हो जाते हैं और बोन की हीलिंग शुरू हो जाती है, तो जो कैलस बन जाते हैं वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करते हैं, एंड द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ जाता है, thereby increasing the strength and stiffness of the bone in bending and torsion। जैसे कि बोन में अगर फ्रैक्चर हो जाती है
और फ्रैक्चर होने के बाद कहते हैं कि जो कैलस बनते हैं वो भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाती है हीलिंग के दौरान। और इसका फायदा ये होता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बून का, वो बढ़ जाता है। जब वो बढ़ जाते हैं तो बून की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और बून जो है इट विल शो मोर स्टेपनेस टुवर्ड बेंडिंग एंड टॉर्जनिंग फोर्सेस ड्यूरिंग हीलिंग। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको समझने ही में दोबारा रिवाइज करता हूँ, ठीक है। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द पोल्स ऑफ द बून। अब बून को अब इधर देख ले, ये बोन है, इसका ये सेंटर में जो पॉइंट है ये आपका लेट्स सपोज ये एक न्यूट्रल एक्सिस हुआ, तो इसके इर्द गिर्द जो बोन की डिपोजिशन है आप इसको देख लो, ये बड़ा है, यहाँ पे बोन थोड़ा सा थिन है, यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे पोर्स अब इधर देखिए ज्यादा पोर्सेस आते हैं, तो यहाँ इसको मतलब रेजिस्ट करने के लिए इसमें ऐसी एडॉप्टेशन हुई होती है, ऐसे चेंजेस होती है, ऐसा डेवलप होता है बोन कि इसका जो डिपोजिशन टिश्यू डिपोजिशन है वो बड़ा होता है। तो इसके साथ जो है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, और इसके साथ जो है फिर स्ट्रेंथ ऑफ स्टिफनेस ऑफ द बून जो है वो बढ़ जाता है।